बच्चे जुड़े नहीं। हाँ, ओके। ऑडिबल है सर? गुड इवनिंग एवरीवन। Myself Vikram, and today I am going to teach you history. आज मैं आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म क्लास 9th का ये आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे वैसे अभी स्कूलों में आफ्टर हाफ ईयरली ये सब अभी पीटी 3rd का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है स्कूल सभी में, और यहाँ पर आपका फॉरेस्ट सोसाइटी जो है ये टारगेटेड है, जहां पर पीटी 3 में इसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपने आप में चैप्टर बन जाता है, और इस चैप्टर को अब इतने बढ़िया तरीके से समझेंगे कि फिर हमें दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बहुत मजेदार है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप जितने बच्चे जुड़े हुए हो, यू ऑल आर एनर्जेटिक। इसलिए जब तक मैं ये लेक्चर लूं, अभी 40-45 मिनट का जो मैं लेक्चर लेंगे, इस लेक्चर में आपकी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। और एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हम वो मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने आज क्लास किया, बहुत ही दमदार, बहुत ही मजेदार किया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके आदित्य राज, लिसन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। बेटा एकदम ध्यान से देखना, ये फॉरेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, एंड कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। बेटा एक चीज समझना, ये चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। ये चैप्टर 4, ये फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये हिस्ट्री का आपका चैप्टर 4 है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बेटा अगर आप चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो चैप्टर का जो हेडिंग रहता है उसी में चैप्टर का पूरा निचोड़ रहता है, और वो लिखा हुआ रहता है कि मुझे क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस समय कॉलोनी इंडिया में थी, उस समय फॉरेस्ट और वहां पे रहने वाले लोग कैसे अफेक्टेड हुए, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, मजेदार होने वाला है, और इसमें इतना धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार, आज मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री सच में समझ में आती है। जरा देखते हैं सबसे पहले ये फॉरेस्ट, क्या कहोगे फॉरेस्ट को? फॉरेस्ट के बारे में आप बोलोगे कि सर एन एरिया वेयर ट्रीज आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, वेयर ट्रीज आर ट्रीज आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, grown on large scale, large scale।
सर वैसा एरिया जहां पर पेड़ वगैरह बहुत बड़े स्तर पर उगे हुए रहते हैं, तो फिर कहेगा चल ठीक है, फॉरेस्ट तो हम जान गए, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगे हुए। अब आपसे कहेगा ये सोसाइटी क्या होती है? बेटा सोसाइटी को तो हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं। सोसाइटी वो प्लेस होता है जहां पर तुम लोग रहते हो, हम लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं और अपना काम को करते हैं, वो सोसाइटी होता है। यानी कि सोसाइटी वो प्लेस होता है जहां पर वी लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, ये हमारी सोसाइटी है। अब आपसे पूछेगा ये कॉलोनियलिज्म क्या है, ठीक है। अब यहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉलोनियलिज्म, क्या है कॉलोनियलिज्म? बेटा सबसे पहले जानना, अरे कॉलोनियलिज्म क्या है? आईएसएम है तो आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है सर, एक विचार है। सर दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबकी अपनी अपनी आइडिया होती है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है भाई? आइडिया होती है। तो भाई जिसकी आइडिया या जो भी चीज है, वो आइडिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसका अपना विचार है, ऐसा वैसा। जो यहां पर कॉलोनियलिज्म से मेरा क्या कहना है? कॉलोनियलिज्म के बारे में कहा जाता है कि कॉलोनियलिज्म कि व्हेन अ पावरफुल नेशन, एकदम अभी का भी याद करना, व्हेन अ पावरफुल नेशन या व्हेन अ पावरफुल कंट्री capturing any weak country, when a powerful country capturing any weak country and follow their own rules and regulation on that country, then this type of set of practice is known as colonialism. फिर से समझो सर, कॉलोनियलिज्म है क्या? तो कॉलोनियलिज्म के बारे में कहा जाता है कि जब कोई पावरफुल नेशन किसी वीक नेशन को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद अपनी रूल्स रेगुलेशन सबको इंपोज कर दिया उस कंट्री पे, वहां पर रूल करना शुरू कर दिया, तो सर ये जो सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है ना, यही कॉलोनियलिज्म। सिंपल समझो यार, अभी इतना ही समझना है, ठीक है तो ये ब्रॉड स्केल का चीज, बस इतना समझो। तो ये कॉलोनियलिज्म होता है। सर एक चीज बताओ, तो कॉलोनियलिज्म में अब सर यहाँ पे वीकर नेशन पावरफुल नेशन आप जो बोल रहे हो क्या है? आपने ब्रिटिशर्स को पढ़ा होगा। ब्रिटिशर्स ये पावरफुल नेशन थे, पावरफुल कंट्री थे, और इन्होंने किसको, इंडिया को क्या किया? इंडिया में अपनी कॉलोनी को बनाया। क्या बनाया? कॉलोनी को बनाया। तो सर यही तो कॉन्सेप्ट अपनाया ब्रिटिशर्स ने कि पावरफुल नेशन को पकड़ो, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया। और पूरे कहा जाता है कि मैंने अभी बोला कि ब्रिटिशर्स के अंपायर का कभी सनसेट नहीं हुआ। इसका मतलब यह होता है कि सर जहां पे सनराइज हो रहा है ना, वहां भी ब्रिटिशर्स का एम्पायर, और जहां पे सनसेट हो रही है ना, वहां भी उसकी। तो सर ये तो कॉलोनी का कॉन्सेप्ट इसने पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट कर, ठीक है, और कैप्चर कर रखा था वीकर नेशन को, उसकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा। अब यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में सर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में, कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी को सेटअप किया। भाई कॉलोनी सेटअप करने वाले बहुत सारे लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, डच आए थे, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे, ये सारे लोग थे। इन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाई अपनी, और अपने तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन किया इस कंट्री। तो सर ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सर सबसे पहले बात आती है कि ये चैप्टर बहुत मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि यार फॉरेस्ट, हम लोग जंगल वंगल ये सब सुनते हैं तो एकदम लगता है कि क्या बात है। अब यहां पर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में हम सबसे पहले अपने दिमाग में बात आती है यार, कॉमन सब लोग जानते हैं, फॉरेस्ट को हम किस पर्पज से यूज करते हैं? हाउ वी यूज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है उस पर्पज से हम यूज, उसके प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। सर वुड के जरिए हम अपने घरों में आज के डेट में जिस जहां पर बैठ के तुम पढ़ रहे हो उसके सराउंडिंग में देखना, दरवाजा लगा हुआ, वो दरवाजा लकड़ी का। अब मानते हैं अभी तो मॉडर्न हो गए तो बहुत सारी चीजों का दरवाजा बन रहे हैं। तो खैर सर विंडो के लिए, डोर के लिए, बहुत सारी चीज सर उसी फॉरेस्ट से हम चारकोल वगैरह लेते थे, वहां से फ्रूट लेते थे, फूड लेते थे, मैंने बहुत सारी चीजों का हम यूज करते थे फॉरेस्ट से। सर इसका कोई भी कैसा भी स्टूडेंट होगा, हाउ वी यूज द फॉरेस्ट में वो लिख लेगा कि हाँ सर इस फॉरेस्ट से हमको ये सारा चीज मिलता था। बात आती है सर, अब बात आती है फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अभी के करंट सिनेरियो में और पहले भी सर डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की कटाई होती रही। एक तुम्हें एक डाटा बता रहा हूं, एक डाटा देख लो क्या है बेटा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन
तो ये करीबन हम समझ रहे हैं 1700 से लेकर 1900 के आसपास में, 1900 लेट 19 सेंचुरी जो भी हो, 20 सेंचुरी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था? डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पर, डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। सर क्यों? क्योंकि भाई मान लेते हैं अगर हम ये ट्री वगैरह लगा हुआ है, इसको डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन है कि हमें अपना इंडस्ट्री को सेटअप करना है, इसके लिए एरिया चाहिए। पहला पॉइंट क्या चाहिए मुझे? एरिया चाहिए, जिसके कारण हम क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन करेंगे। दूसरा, एरिया के साथ साथ हमको इसी फॉरेस्ट से हमें क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल भी मिलेगा। जब हम इसको साफ करेंगे ना, फॉरेस्ट को काटेंगे और एग्रीकल्चर लैंड कट बनाएंगे, तब वहां से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा जिसका हम यूज करेंगे अपने इंडस्ट्रीज में। तो सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में एक डाटा है कि 13.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फॉरेस्ट का लार्ज स्केल पर कटिंग हुआ ड्यूरिंग 1700 टू 1900। लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हुआ। सर फिर एक वर्ड आया, आप डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हो, सर ये डिफॉरेस्टेशन है क्या? तो डिफॉरेस्टेशन को बोलते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधों की जब हम बड़े स्तर पर कटाई करते हैं तो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, सुनना अच्छे से। अभी तो हम चैप्टर में सही तरीके से इन भी नहीं किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब बात आती है, सर यहां से हम अपने चैप्टर में इन करते जा रहे हैं। बात आई यहां पर कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन। सर अभी आपने हमें समझाया डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। सर यहां से एक हमारा स्कूल एक क्वेश्चन बनाएगा। क्या क्वेश्चन बनाएगा? वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा, और रियली आपके स्कूल वाले बनाएंगे, 110% गारंटी देता हूं। ये क्वेश्चन यहां से बनाएगा। क्या क्वेश्चन बनाएगा? सुन लो। क्वेश्चन बनाएगा कि व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जिस समय इंडिया में कॉलोनी रूल कर, उस समय डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या? व्हाट वेयर द कॉजेस, व्हाट वेयर द कॉजेस। अब बेटा 5 नंबर में आपको चिपका देगा, ये कहेगा 5 नंबर में लिख के दिखाओ कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ। ध्यान से समझना, इसके मैं आपके सामने 4 से 5 पॉइंट बताएंगे, और बेटा उसी को इतने बढ़िया से तुम लिख देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, बता देंगे व्हाई डिफॉरेस्टेशन। देखना यहां पे सबसे पहला, सर यहां से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। व्हाट वेयर द, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। जिस समय इंडिया में कॉलोनी रूल कर रही थी, बताइए तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ था, क्या कारण था? एकदम अच्छे से तुम 5 पॉइंट अपनी हाथ में लेकर चलना। 5 पॉइंट अपनी जेब में लेकर चलोगे और बस बिंदास में अपने पेपर में लिखोगे। क्या लिखोगे देखना। सबसे पहला पॉइंट है सर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। क्या किया? कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। बेटा रे यहां से एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी बना दे, 2 नंबर का भी बना दे। और क्या बनाएगा कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेट। कहेगा कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, जस्टिफाई करो। आज बेटा एक बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, तुम 10th में जाओगे तो ये जस्टिफिकेशन तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं, ये तुम्हारे एसएसटी में एकदम चिपका हुआ रहेगा। कोई स्टेटमेंट किसी ने कुछ बोला, या बुक का ऊपर वाला लाइन या पैराग्राफ का स्टार्टिंग वाला लाइन को उठाएगा, कहेगा हाउ, क्योंकि पैराग्राफ का ऊपर वाला लाइन से नीचे का हाउ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो वही होता है कि यहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि इन इंडिया इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। तो भाई कैसे
जस्टिफाई करो। जस्टिफाई का मतलब होता है हाउ। याद रखना अपना कि मेरे से हाउ पूछ रहा है, कैसे। तो याद रखना, व्हेन, सुनिएगा अच्छे से, व्हेन पॉपुलेशन, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, अपना पेन और कॉपी सामने रखना, एकदम जो पॉइंट है ना केवल पॉइंट लिखते जाओ, क्या क्या, ज्यादा हम इलेबोरेट इसको यहां पे हम करने वाले नहीं है, आपके सामने वो मैटर होगा, ये पीडीएफ वगैरह में होगा। क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसकी डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ेगी ना भाई, तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन ऑल्सो इंक्रीज। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन क्या होगी, फूड ग्रेन क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। और जब डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज होगी, तब बताओ नीड मोर एंड मोर फार्म होगा कि नहीं। फूड ग्रेन कहां पे लगाएंगे, छत पे तो नहीं लगा सकते हो, कहां पे लगाओगे? आप डिमांड ऑफ फूड ग्रेन जब इंक्रीज करेगा तो इसके लिए तुम्हें नीड मोर एंड मोर फार्म, नीड मोर एंड मोर, नीड मोर एंड मोर फार्म। आपको ज्यादा से ज्यादा लैंड की जरूरत होगी, फार्म की जरूरत होगी। जब ज्यादा से ज्यादा जमीन की जरूरत है तो जंगल तो हुआ हो यार, काटो ना उसको, लगाओ लैंड एकदम कल्टीवेटेड लैंड में चेंज करो, लगाओ जितना आपको फूड ग्रेन लगाना है। यानी कहने का मतलब कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन की, जिसकी वजह से उसे ज्यादा से ज्यादा फार्म की जरूरत थी, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, डिफोरेस्टेशन। कोई भी प्रॉब्लम बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम, एनी डाउट, टेल मी यार, कोई भी रिप्लाई तो कर दो कि हाँ भाई सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी प्रॉब्लम। बच्चे कोई प्रॉब्लम, आपके चैट में कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं। वंस मोर, ओके 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 ओके, लिसन, आपसे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले तो मेन मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन रहेगा कि एक की व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जानते हो बच्चे, यहां से मैंने जब एक उसका एक रीजन बताया कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, तो फिर आपसे कहेगा बताओ तो वो कैसे, यही है ना जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो बोलना कि सर जब पॉपुलेशन इंक्रीज किया, तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगा तो उसको डिमांड, हाँ बिल्कुल 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 आदर्श, एक रीजन नहीं, मुझे तुम्हें 4 रीजन बताने वाले हैं, 4 से 5 रीजन बताएंगे, टेंशन नॉट। एक चीज देखना कि जब डिमांड, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ जाएगी, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी तो उनको मोर एंड मोर फार्म की जरूरत होगी, और जब मोर एंड मोर फार्म की जरूरत होगी तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन तो करना ही। बात समझ में आ गई, ओके। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट्स पे। दूसरा पॉइंट्स क्या है, देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग अपना, देखो मेरा दूसरा पॉइंट है डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप, डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप। अब बेटा एक चीज देखना, डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप इट ऑल्सो कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। जरा देखना कैसे, तो डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, अब अच्छा बेटा ये चीज बताओ, कमर्शियल क्रॉप क्या होती है। सर कमर्शियल क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन ओनली फॉर सेलिंग पर्पस। कौन दिक्कत नहीं सर, सेलिंग पर्पस है जिस क्रॉप को लगाते हैं ना वो मेरा कमर्शियल, ओके। तो डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप लाइक, कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, शुगर केन, इन सभी की जरूरत थी इस कमर्शियल को। अब इसके लिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो इन चीजों का इंडियन लार्ज स्केल पर उसका क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ग्रो कराए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया। ये कहां पे उगाएंगे, जंगल में तो नहीं उगाने वाले हैं भाई, जंगल में तो ग्रो करने वाले नहीं है। तो जब डिमांड ऑफ कमर्शियल जब बढ़ गई, तो भाई इसको ग्रो कराने के लिए उन्होंने लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट का क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया। एनी डाउट, बोलो, एनी डाउट, नो, ओके। यानी सर कमर्शियल क्रॉप की वजह से ही इंडिया में भी लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। एक दूसरा इसी कमर्शियल क्रॉप से एक और रीजन मैं बता रहा हूं, इसी कमर्शियल क्रॉप के अंदर में
इसी कमर्शियल क्रॉप से बेटा, इसी कमर्शियल क्रॉप में जूट, कॉटन, शुगर केन, बेटा ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का भी काम कर रहा था। और तुम्हें याद होगा कि जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था फेज। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर एक चीज बताओ मुझे, आप तो बोलते जा रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या चीज? इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम ध्यान से अच्छा से सुन लो, तुम लोग के माइंड में होगा ना सर इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मींस कि बड़े बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज का लगना इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, मानते हैं भाई, तुम कहीं गलत नहीं हो, तुम भी एकदम ठीक हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फेज होता है, एक फेज था जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट का डिक्लानेशन हुआ और मशीनरी प्रोडक्ट का इंक्रीजमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो फेज था। तो भाई एक चीज बताओ, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब मशीनरी प्रोडक्ट बना तो मशीन को रॉ मटेरियल, मशीन वो प्रोडक्ट कहां से बनाएगा? तो रॉ मटेरियल से ना। और रॉ मटेरियल कहां से आएगा? आप जब तक ग्रो नहीं कराओगे कहां से रॉ मटेरियल लोगे? है ना? तो भाई इसके रॉ मटेरियल में जैसे जूट, कॉटन, शुगर केन, बहुत फलाना ढिमका, दुनिया जहान बहुत सारा चीज था। भाई उसको हम कहां से रॉ मटेरियल, हमको जब तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करेंगे रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं। और जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर समझ ही सकते हो, इंडस्ट्री हो जाएगी ठप, हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो इसके लिए भाई ड्यू टू डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप लार्ज स्केल पर क्या हुआ भाई? डिफॉरेस्टेशन। कोई डाउट नहीं, क्लियर, मुझे ऐसा लगता है क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरे थर्ड अपने रीजन पे आते हैं, थर्ड कॉज पे। देखिएगा क्या तीसरा कॉज है, सुनिएगा एकदम बहुत अच्छे से। तीसरा कॉज है स्प्रेड्स ऑफ रेलवे। ध्यान से देखना, तीसरा है स्प्रेड्स ऑफ रेलवे। स्प्रेड्स ऑफ रेलवे causes deforestation, causes deforestation in India, under colonial rule, under colonial rule। बेटा ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? इसी को कहेगा जस्टिफाई कर दो भाई, बहुत बोल लिए, थोड़ा सा जस्टिफाई करो। ठीक, कहेगा जस्टिफाई करो। स्प्रेड्स ऑफ रेलवे कॉजेस डिफॉरेस्टेशन। सर अब मुझे बताइए, और जानते हो बेटा ये तो मेन कॉज में आ ही गया। स्प्रेड्स ऑफ रेलवे, आपको फिर से मैं बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूल वाला इस पर टारगेट मारे हुए रहता है कि मुझे इस रेलवे वाले से एक क्वेश्चन निकाल लेना है 3 नंबर का, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हें करना क्या चीज है, इसको समझ लो यार, लिख के आ जाएंगे, क्योंकि तुमने 1 क्लास से 8 क्लास तक तो तुमने पढ़ा है लिखना। केवल मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पे। देख लो कैसे, यानी स्प्रेड्स ऑफ रेलवे कॉजेस डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। और फिर कहेगा थोड़ा जस्टिफाई करके बताइए। और मैंने अभी तुरंत बोला है जस्टिफाई मतलब, बोलो बोलो बोलो, जस्टिफाई मींस हाउ, क्या चीज? हाउ सर, कैसे? देखिएगा रेलवे को देखो, रेलवे सबसे पहले तो जान लो, इंडिया में फर्स्ट रेलवे मुंबई से थाने चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई टू थाने चली थी। कब चली थी? 1853 में। और ठीक आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ के जा रहे हैं, वो आप अपना कमेंट में देते रहिएगा इसका आंसर। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के आप बस इधर उधर पढ़ना शुरू कर देना, क्या है, तुम्हें यहीं पे रहना है, बाद में अपना देखना। क्वेश्चन एक ये देकर जा रहे हैं, अभी मैंने बता दिया कि 1853 में इंडिया में फर्स्ट रेलवे चली थी मुंबई से थाने। तुम्हें बताना है कि सर ठीक इसके 100 साल बाद क्या हुआ, बस, यानी 1953 में क्या हुआ। तुम्हें इतना सिर्फ बता देना है कि 1953 में क्या हुआ था, और वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ही है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड से ही आप लोग आओगे। ठीक है, अब एक हिंट क्लू दे दिया कि तुमको ट्रांसपोर्टेशन में देखना है। ओके, चलो, यानी कि स्प्रेड्स ऑफ रेलवे कॉजेस डिफॉरेस्टेशन कैसे, अभी तो इसका हम शुरुआत भी नहीं किए हैं, पहले ये इसको हटा लेने दो, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको समझाएं। ठीक है, ये देखिएगा, देखिएगा क्या है सर, यहां पर बात आ रही है स्प्रेड्स ऑफ रेलवे की। सर रेलवे जब स्प्रेड हुआ था तो रेलवे नीड स्लीपर, रेलवे को स्लीपर की जरूरत होती थी। सर ये स्लीपर क्या होता था? वुडन प्लैंक होता था। क्या होता था भाई? वुडन प्लैंक होता था। अच्छा, वुडन प्लैंक तुम्हें दिखा रहे हैं, ये प्लैंक कैसा होता है, नहीं तो हम ही बना देंगे। ये देखो, ये लकड़ी वाला देख रहे हो,
ये लकड़ी वाला सब वुडन प्लैंक, यही है एक ऐसे, यानी ये वुडन प्लैंक होता था। इसी को आज के डेट में तो बेटा सीमेंटेड हो गई है। ये वुडन प्लैंक होता था, बीचों बीच वो ट्रैक को क्या करता था, ट्रैक को सपोर्ट करता था। रेलवे को बहुत ज्यादा नीड था स्लीपर का, और ये स्लीपर पता है बेटा, ये वुडन होता था। कैसा होता था, वुडन होता था। वुड कहां से आए, ऐसा तो नहीं है वुड को फैक्ट्री में बना रहे हो और वहां से फिर लेकर ला रहे हो, क्या रहे हो वहां से फैक्ट्री से वुड बन गया, आ जाओ भाई यहाँ से, नहीं, आपको फॉरेस्ट से ही लाओगे। और इसके लिए आपने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन। क्या किया भाई, डिफॉरेस्टेशन किया। अच्छा एक चीज और बताओ सर, ये तो ट्रैक को सपोर्ट करती थी, स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करती थी, पहले तो वुड का था। धीरे धीरे जब लोग जागरूक हुए, लोग समझदार हुए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, तो क्या हुआ, आज की डेट में हम लोग अब तो सीमेंटेड बना रहे हैं। और आप लोग तो देखेंगे हो, सब लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया है, कोई कार से गया तो कोई ट्रेन से गया, कोई प्लेन से गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो ट्रैक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक तुम्हें एक डाटा दे रहे हैं कि फ्रॉम, ध्यान से सुनना, 1 माइल रेलवे ट्रैक स्प्रेड कराने में, 1 माइल ट्रैक को, रेल ट्रैक को स्प्रेड करने में, बिछाने में 1762 2000 स्लीपर की जरूरत होती है। बच्चा यहीं से तुम्हारे दिमाग घूम गया होगा, अरे तरीके ये क्या है भाई, 1 माइल, अब किसी कितना वो माइल नहीं पता होगा, सुनो माइल क्या होता है। माइल, 1 माइल इज इक्वल टू, ऐसे तो 1.7 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा 150-200 मीटर ज्यादा, 1.7 किलोमीटर के आसपास होती है, या इसको ऐसे भी 1.607 किलोमीटर, ऐसे मान लो जो भी हो, यानी 1.7 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। तो 1 माइल रेलवे ट्रैक बिछाने में जोड़ लो कितना, 1 2 3 ऐसा करके 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की जरूरत होती है। बेटा रे एक चीज बताओ, वाह, गुड, बहुत अच्छा, आदर्श, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए 1760 टू 2000, इसमें स्लीपर की नीड होती थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन होगा ही नहीं। तुम अपने से खुद अपना दिमाग लगाओ सर, रेलवे को जब स्लीपर की जरूरत होगी, और स्लीपर लार्ज स्केल पर स्लीपर की जो वन, आपने तो एक डाटा दे दिया कि 1 माइल रेलवे ट्रैक को स्प्रेड कराने में 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की जरूरत होती थी, तो डिफोरेस्टेशन तो हुआ ही यार। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्प्रेड्स ऑफ रेलवे कॉजेज, स्प्रेड्स ऑफ रेलवे कॉजेज, तुम बोलो जल्दी से, स्प्रेड्स ऑफ रेलवे कॉजेज डिफोरेस्टेशन, बोल लो अपने दिमाग में, ठीक है। चलो देखो, अब हम दूसरी चीजों पे आते हैं। अब बात आती है दूसरा, सर मुझे चौथा थोड़ा सा ये बताइए ना रीजन, कि चौथा रीजन कि क्या था कॉजेस डिफॉरेस्टेशन का। देखना, ब्रिटिशर्स थॉट फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को क्या समझते थे, अनप्रोडक्टिव समझते थे। क्या समझते थे, जल्दी बताइए, बहुत तेजी से अब निकालेंगे। ब्रिटिशर फॉरेस्ट को क्या समझते थे, अनप्रोडक्टिव समझते थे। फिर आपके दिमाग में आएगा सर क्यों समझते थे, आ गई ना बात, कि ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव समझते थे, इसलिए उन्होंने लार्ज स्केल पर क्या किया, लार्ज स्केल पर डिफोरेस्टेशन किया। क्या किया बच्चा, डिफोरेस्टेशन किया। तो फिर बोलेगा वाई, यहां तो क्वेश्चन कर देगा ना, तुम बड़ी अच्छा से बोल दोगे कि सर ब्रिटिशर्स ऐसा समझता था कि फॉरेस्ट जो है अनप्रोडक्टिव, तो फिर वो कोई किसी को तुम बोल देगा कि यार हम ऐसा समझते हैं ना फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है, तो रीजन पूछे ना, क्यों भाई क्यों, क्यों पूछता है, क्यों ऐसा सोचता है कि फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है। तो इसका रीजन होगा बेटा कि सॉरी, इसलिए कि रेवेन्यू उनको नहीं मिल पाता था। क्या नहीं मिल पाता था भाई, रेवेन्यू।
यार वो तो इंडिया को फिनेंशियली वैसे तो पूरा का पूरा उसको बर्बाद करने ही आए थे। इंडिया से सारे एसेट को, सारे रिसोर्स को ले जाने आए थे। उनको तो चाहिए था रेवेन्यू, और रेवेन्यू, जंगल से उनको रेवेन्यू मिलेगा। ये जंगल तो मेरे से बन नहीं रहा है, चल भाई ऐसे बनाओ। बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, ये देख। अब ये फॉरेस्ट से इनको रेवेन्यू मिलने का नहीं, तो क्या होगा भाई, इसको डिफॉरेस्ट करेंगे, काटेंगे, इसको एग्रीकल्चरल लैंड में टर्न करेंगे। किस में टर्न करेगा? एग्रीकल्चरल लैंड। और जब एग्रीकल्चरल लैंड में टर्न करेगा, तब उससे उसको क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? रेवेन्यू मिलेगा। समझ गया बात? तो इसलिए ब्रिटिशर समझता था कि फॉरेस्ट क्या है। ये सब पॉइंट अपने दिमाग में रखना, बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। अब देखिएगा, एकदम सही बोला हर्षराज, गुड। बच्चा सब ध्यान दिए हुए हैं। अब देखिएगा बेटा, एक ठीक, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। एक दूसरा टॉपिक है, देखिएगा। इसी बीच तुमको जो जरूरत है, एकदम वही चीज एग्जामिनेशन पर्पज से जो जरूरत है बेटा, कम समय में तुमको सारी चीजें हम मटेरियल प्रोवाइड करें, हर एक चीज। देखो सारा चीज तो ये आपका पीडीएफ में दिया हुआ है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरे कॉन्सेप्ट से मतलब है। मेरा कॉन्सेप्ट अगर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का क्लियर हो जाए, तो बेटा हम दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। यानी कि पढ़ाई ऐसे करना जो दूसरे को पढ़ा सको, ऐसा मत करना जो खुद ना पढ़ सको। वो वाला तो एकदम पढ़ाई बिल्कुल मत करना। तो देखो यहां पर क्या है, दूसरी चीजें यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स फियर्ड हो गया, ब्रिटिशर डर गया, ब्रिटिशर्स को ये डर लगने लगा, ब्रिटिशर्स डर गया, ये फियर्ड हो गया, डर गया कि भाई हमने तो इंडिया में लार्ज स्केल पर क्या किया है? डिफॉरेस्टेशन किया है यार, अब तो कुछ तो बचाओ, है ना? डिफॉरेस्टेशन किया। तब इसने क्या बोला? डिफॉरेस्टेशन किया। तब इसको लगा, ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि यार किसी भी तरीके से हमें अब कुछ ऐसा करना है कि भाई ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है इसको किसी तरीके से मेंटेन करना है। यार जीना किसको नहीं पसंद होता है? सॉरी, जीने के लिए किसकी चाह नहीं होती कि हम इतना दिन तक जिए, हम 100 साल नहीं 200 साल तक जिए। यार एक चीज बताओ, ब्रिटिशर्स ये डर गए थे कि भाई हम करें क्या चीज। शो शो ही कॉल्ड अ जर्मन एक्सपर्ट, जर्मन एक्सपर्ट, एक जर्मन एक्सपर्ट को कॉल करता है। और पता है उस जर्मन एक्सपर्ट का नाम क्या था? इसका नाम पढ़ो, इसकी मूछे कितनी बड़ी है ये देख लो। इस जर्मन एक्सपर्ट का नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस। ये इतना हेवी डाइट लेता था कि इसकी मूछे ही बड़ी होती थी। अब देखो यहां पर जर्मन एक्सपर्ट, इसका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस। क्या नाम था भाई? डाइट्रिच ब्रांडिस था। डाइट्रिच ब्रांडिस को कॉल करता है और कहता है कि भाई साहब एक काम बताएं, आपको क्या करना है। आप आइए और आप इंडिया में फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बनिए। फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बनिए। क्या बनिए? फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बनिए। ब्रिटिशर्स ने इंडिया उसे कॉल किया, एक जर्मन एक्सपर्ट को, उसको बोला कि आप मेरे इंडिया में आइए और फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बनिए। ठीक है। और जैसे ही वो इंडिया में आया, जैसे ही ये इंडिया में आता है, इंडिया में आने के बाद इन 1864 ये क्या करता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप करता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया, सर्विस सेटअप किया है। इसने क्या किया 1864 में? जब ये इंडिया आता है, तो इंडिया आने के बाद इसने क्या किया? सर वीडियो स्टॉप है, सर देखिए जरा, वीडियो स्टॉप है। ओके, आई एम विजिबल, दिख रहा हूं ना भाई? रिजवान, एमडी रिजवान से आ रहे हैं जो आईडी से, बताइए दिख रहे हैं क्या? गुड। देखिएगा यहां पे
क्या हुआ, जब इस डाइट्रिच ब्रांडिस को इंडिया बुलाया जाता है तो इसको तो फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाते हैं, और जैसे ही वो इंडिया में आता है 1864 में बच्चा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप करता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप करता है। दूसरा, 1865 में इसने फॉरेस्ट एक्ट लाने में इसने हेल्प किया। क्या किया भाई? हेल्प करता है फॉरेस्ट एक्ट। और तुम्हें एक चीज बताऊं, इसमें तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में रखो, जब ब्रिटिशर डर गया तो इसने जर्मन एक्सपर्ट को कॉल किया जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस, और ये ब्रांडिस को फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाता है, और यही ब्रांडिस 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप करता है, और 1865 में फॉरेस्ट एक्ट लाने में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई दिक्कत? नो। चलिए अब दूसरा देखते हैं, एकदम समझते चलिए, सब चीज की जरूरत है। देखिएगा बच्चे, यहां पे समझो। अब देखते हैं, इन 1906 बात आती है। डाइट्रिच ब्रांडिस यहां रुकने वाला नहीं था वो भाई, वो चाहता था कि ठीक है भाई, एक्सपर्ट को बुलाएं तो एक्सपर्ट अपने नजरिए से काम करेगा। 1906 में इसने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे खोला? देहरादून में। कहां पे खोलता है? देहरादून में खोलता है। ये डाइट्रिच ब्रांडिस इतना ना हेवी डाइट लेकर आया था भाई, ये तो एकदम रुकने नहीं। और ये इसने क्या किया, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोलता है। कहां पे? जल्दी बोलिए, कहां पे? देहरादून में। कहां पे? देहरादून। किसने खोला ये इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट? बोलिए जल्दी, किसने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला? डाइट्रिच ब्रांडिस। कब खोला? 1906। ओके। और यहां पर सर एक चीज बताओ, इस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता क्या चीज था? यहां पर एक तरह की स्टडी कराई जाती थी, और पता है ये कौन सी स्टडी? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। क्या चीज भाई? साइंटिफिक। अरे क्या हुआ? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहां पर स्टडी कराई जाती। सर क्या था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? सिंपल में समझना बेटा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में अपने दिमाग में रखना, सर ये एक तरह का ऐसा फॉरेस्ट्री मतलब लगाना, जंगलों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहने का मतलब कि सर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ओल्ड ट्री को साइड करेंगे और न्यू ट्री को लगाएंगे बाय द प्लांटेशन मेथड, जिसमें हम प्लांटेशन करेंगे, उसका ओल्ड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? न्यू के साथ। और क्या करेंगे? प्लांटेशन करेंगे। और प्लांटेशन कैसा करेंगे? रो एंड कॉलम में करेंगे। भाई यही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वहां पे समझ गए? यही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की क्या कराई जाती थी? पढ़ाई कराई जाती थी। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखते हैं दूसरा चीज। बेटा एक चीज समझना, समझिए यहां देखना यहां पे। अब यहां पर बात आ रही है कि जब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती थी तो चल भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के जरिए ये जो पेड़ पौधे हैं इधर उधर फलाना ढिमका इधर उधर जो लगा हुआ है, ये इधर उधर लगा हुआ है, इसको अब सिंगल रो एंड कॉलम में हम लगाएंगे। और कैसा ट्री लगाएंगे? ऐसा ट्री लगाएंगे जो हमें जरूरत है। और बेटा एक चीज याद रखना, कॉलेज में मैंने एक चीज छोड़ भी दिया है। क्या छोड़ दिया है? थोड़ा सा कॉलेज का एक और पॉइंट्स देख लो। अभी जैसे टिम्बर बोला मुझे याद आ गई, वो था डिमांड ऑफ टिम्बर। थोड़ा सा रिकॉल बेटा पीछे आ जाना, इससे कि मेरा वो भी चीज याद हो जाएगा। सर आपसे पूछेगा कि डिमांड ऑफ टिम्बर कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, जस्टिफाई करो इसको भी। सर बिल्कुल करेंगे।
टिम्बर में बड़े बड़े वैसे वैसे ट्री चाहिए, ओक ट्री, टीक ट्री, जो भी ट्रीज वगैरह थे, तो इसकी लकड़ियां इनको जरूरत थी। सर क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की नेवी, कौन सी नेवी? रॉयल नेवी। कौन सी नेवी? रॉयल नेवी। इसको क्या चाहिए था? लकड़ी चाहिए था, टिम्बर चाहिए था। क्यों भाई? टिम्बर, क्योंकि इससे ये शिप बना सके। और याद रखना, जिस समय हम इस कॉलोनी की बात कर रहे हैं बच्चा, जिस कंट्री की नेवी जितना ज्यादा स्ट्रांग, वो पूरी दुनिया पे राज किया, तो ब्रिटिशर पीछे थोड़ी हटने वाला था। इसकी नेवी तो इतनी खतरनाक, रॉयल नेवी, ये पूरी दुनिया पे राज किया। ठीक है, तो इसके डिमांड ऑफ टिम्बर ऑल्सो कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। देख रहे बेटा, ये आपका कॉलम, ये आपका रो हुआ। तो इस तरह की जो खेती होती थी, यही आपकी जो फॉरेस्ट्री होती थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती थी। और स्पेसिफाइड ट्रीज को लगाया, कॉस्टली ट्रीज को लगाया जाता था। अब यहां पर बात आ रही है, देखिएगा, अब इसी बीच जो फॉरेस्ट एक्ट था, बेटा एकदम अच्छा है समझना, यहां से क्वेश्चन रहेगा। जो फॉरेस्ट एक्ट था, ये कब आया था? 1865 में। और इसी फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार अमेंडेड किया गया। यू नो अमेंडेड, अरे सुधार किया गया है, और उसमें सम चेंजेस लाया गया। क्या किया गया? एक किया गया 1878 में, आई मीन मुझे जो याद आ रहा है, और दूसरा 1927 में। 2 टाइम फॉरेस्ट एक्ट को अमेंडेड किया गया। आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन, जो फाइनल एग्जाम होगा ना आपका 9th क्लास वाले, फाइनल एग्जाम होगा, उसी फाइनल एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन ये कर देगा एमसीक्यू में कि फॉरेस्ट एक्ट अमेंडेड 2 टाइम्स। 2 ईयर सामने सामने कॉमा करके दे देगा, बताओ टिक मारो। यानी एक दे देगा 1877 6, और एक दे देगा 1906। अब कंफ्यूजन में बच्चा पड़ जाएगा, अरे 1906 तो हम पढ़े था, ये क्या चीज है? 1906 में उसको याद नहीं रहेगा कि वो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में सेटअप हुआ था, है ना? तो ये सारा चीज है। अब देखो 1865 में का जो फॉरेस्ट एक्ट था, ये 2 बार अमेंडेड हुआ, और अमेंडेड करके क्या किया गया? फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया। क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया। पता है बच्चा किसमें कैटेगराइज हुआ? एकदम अच्छा से सुनना। पहला, रिजर्व फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा, कौन सा फॉरेस्ट? विलेज फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? विलेज फॉरेस्ट। बेटा एकदम अच्छे से समझ, ध्यान से सुनो, एकदम बहुत मजेदार तरीके से सुनो। ओके, देखिएगा, ये तो कोई डाटा वाटा में कोई दिक्कत नहीं ना है। ये जो मैंने बोला, फॉरेस्ट एक्ट को अमेंडेड किया 2 टाइम्स, सुधार किया इसमें, और इसने फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि सर आपने बोला था 1865 में फॉरेस्ट एक्ट आया था, और इस एक्ट को 2 बार इसमें सुधार किया गया, 1878 में और दूसरा 1927 में, और इसके जरिए फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया था। किसमें? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चल भाई, हम दूसरी चीजों पे आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। अब बात आती है, सर ये बताओ, ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या था? रिजर्व फॉरेस्ट आपसे कहेगा कैटेगराइज द फॉरेस्ट, या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, हाउ फॉरेस्ट आर कैटेगराइज इन द फॉरेस्ट एक्ट, या व्हाट वाज फॉरेस्ट एक्ट एंड इन द फॉरेस्ट एक्ट। आप तो लिखोगे ना कि फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया था, किसमें? रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एंड विलेज फॉरेस्ट में। एकदम अच्छा से दिमाग में रखो। अब तुमको एक एक लाइन का डेफिनेशन बता देते कि बेटा कभी जिंदगी में भूलने का नहीं। ध्यान से देखना, आपसे पूछेगा व्हाट इज रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट वेयर नो वन कैन एंटर, an area where no one can enter, no one can enter। सर एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी एंट्री नहीं ले सकता। सही है यार, रिजर्व है। अब देखो, मान लेते हैं, थोड़ा सा एकदम बच्चा एकदम अच्छा है समझना, एकदम तुम्हारे समझाने के लिए, ये जो
बनाने जा रहे हैं, ये आप ही के लिए बनाने जा रहे हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। अब देखिए, इसने कोण वाले फॉरेस्ट के एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट बनाया। क्या बनाया? रिजर्व फॉरेस्ट बनाया, सॉरी, रिजर्व फॉरेस्ट बनाया। और इसमें बोला कि इसमें कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। एक और दूसरा फॉरेस्ट बनाया, जिसको बोला, इसको बोला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बच्चा रे, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या चीज है? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या चीज है? कहा जाता है एन एरिया वेयर नो वन कैन एंटर, नो वन कैन एंटर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फॉरेस्टर्स। फॉरेस्टर यानी कि वन के जो रक्षक वगैरह जो होते हैं, जो उसका गार्ड वगैरह, इससे एंटर विदाउट परमिशन लिखो ना, वो सब उतना जानने से, परमिशन लिखो डायरेक्ट। आपसे कहेगा सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या था? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बउआ वो फॉरेस्ट का एरिया था जहां पर नो वन कैन एंटर विदाउट परमिशन। यहां तो परमिशन भी नहीं मांगना था, यहां तो परमिशन मांग भी रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन द जो उसमें फॉरेस्ट में जो गार्ड वगैरह हैं या जो उसके ऑफिसर्स हैं, उन पे डिपेंड कर रहा है कि वो आपको जाने दिया। ठीक है। थर्ड है विलेज फॉरेस्ट। क्या है? विलेज फॉरेस्ट। ये वाला जो एरिया था, इसी को बोला कौन सा फॉरेस्ट? विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट बोला। मेरे प्यारे बच्चे, माय यंग एनर्जेटिक, तुम एक चीज जानो कि बउआ, अगर हम ही हैं, अगर बाय द इन फ्यूचर हम बहुत सुंदर सा घर बने, बहुत सुंदर सा घर बने, तो घर से धुआं तो निकलेगा नहीं यार, इसको हटाओ पहले। मेरे से हमेशा बार बार क्या बनता है? इंडस्ट्री बन जाता है। अब ये घर बना है, ठीक। अब देखो, इस घर में बड़ी सुंदर से बना, इधर एक कमरा निकाले, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, सब जगह कमरा, 1 2 3 4, बाद बाकी और भी किचन वॉशरूम वगैरह फलाने ढिमका दुनिया जहां सब बना है। छत वगैरह भी बना है, बड़ा बढ़िया से झूला वगैरह सब चीज लगा है। और बेटा क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब फैमिली में जो हमारे आने वाले जनरेशन थे, उन जनरेशन ने बोला ऐसा है अब आपको घर के इसी कोना में रहना है। सुन लीजिए, ये ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। कह देता है कि इतने दूर में आप रहिए, आप हो गए अब ओल्ड एज, इसके अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। बेटा एक चीज बताओ, आप क्या करोगे? बोलो कि क्या है, मेरा सारा चीज किया कराया। वैसे ही ये ट्राइबल लोग, बेटा ये फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ट्राइबल है तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है तो ट्राइबल है। ट्राइबल उसको बचाने की कोशिश करते हैं और फॉरेस्ट उनका हेल्प करता है बहुत सारी चीजों से। अब बताओ, जो ट्राइबल पहले रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब तो था ही नहीं कैटेगरी, जो ट्राइबल पहले फॉरेस्ट के इनर एरिया तक जा जा करके अपने पास्चर लैंड में अपने एनिमल वगैरह को वहां पर ग्रेजिंग करवाते थे, नोमैड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, हंटिंग के लिए जो करते थे, पोचिंग करते थे। सर आज उन्हीं को बोला कि सुन ना यहाँ पे रहो, इसके अलावा इधर उधर गया तो समझ जाए। यानी इसको बोला कि विलेज फॉरेस्ट वो एरिया था। अब एक है लास्ट आपका विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एन एरिया वेयर everyone can live, everyone can live। अब हमको बोल रहा है कि अब इतने दूर में आपको रहना है, यानी कि जंगल में हमको बता दिया गया। अब बताओ, गाय भैंस है, चाहे कोई भी हो, कोई भी जानवर आप लेकर चल रहे हो, अगर वो चला गया अंदर तो इसके लिए पनिशमेंट मिल जाती थी। तो ये लोग तो अफेक्टेड थे बुरी तरीके से। तो भाई इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक चीज बताऊं, जब 10th क्लास में आओगे ना तो तुमको नेशनलिज्म इन इंडिया जब पढ़ाएंगे, उसमें तुमको इस चीज को फिर से एक बार कॉन्सेप्ट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर यंग एनर्जेटिक, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया इस जगह पे। मेरे प्यारे बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब एकदम ऐसे ही आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और हम आपके साथ हैं। और मैं तुम्हें एकदम 100% गारंटी देता हूं कि फिर
एक बार अगर मैंने पढ़ा दिया तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में यहीं से आने, जो मैं पढ़ाएंगे वहीं से आएंगे, इसके अलावा तो कहीं से आने का नहीं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।